दोस्तों, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दूसरा भाग करने वाले हैं। पहले भाग में हमने एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देखा, कहाँ जाकर वर्चुअल लैब में। अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा और ये एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो आप कुछ मिस कर रहे हैं, जरूर जाइए देखिए, मज़ा आएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज हम लोग क्या कहते हैं एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एटम के भीतर ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं कैसे स्थित है, कैसे मतलब इनको सिचुएटेड है। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग थ्योरीज देखेंगे, लेकिन सारे के सारे थ्योरी तो एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं मिलकर क्या क्या बना सकते हैं। जैसे एटॉमिक मास हो गया, जिसको मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर हो गया, ये सारे के सारे चीज़ हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर डेस्टिनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा तब मिलती रहेगी। और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी। मैं हूं आपका मेंटर आरके सर। क्लास शुरू करते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स का तो आविष्कार हो गया, डिस्कवरी हो गया। अब समस्या ये उठा कि अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एटम तो पहले इंडिविजुअल था। तो चलो भैया, एक बॉल जैसा मान लेते कोई चीज़ था, तो उसके नीचे जाना ही नहीं था। अर्थ है तो अर्थ के भीतर जाना ही नहीं था। जानने क्या कह रहे थे, कैसे क्या चीज़ रखा हुआ। अब उसमें हमने तो एक नहीं तीन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवरी हो गए जो कि उसके भीतर है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये होड़ लगी कि कैसे ये लोग सेट हुए हैं, कैसे उसमें हैं, ये पता लगाया जाए। पता कैसे चले कि कौन, पहले न्यूट्रॉन के बारे में हम नहीं बताएं क्योंकि न्यूट्रॉन तो बाद में आया कि कैसे भाई बैलेंस करें मास को। पहले लोग समस्या में पड़ गए कि अरे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे सेट होते हैं, ताकि जो एटम खुद है वो तो न्यूट्रल है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है। दोनों को मिलाकर चार्जेस कहाँ चले जाते हैं, कैसे ये लोग अरेंज हो गए हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मॉडल्स तैयार किए, जिसको कि हम लोग कहते हैं एटॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहला मॉडल जिसका था वो था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल को हम लोग नाम देते हैं, देखेंगे क्या नाम देते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं उसको। पहले मतलब तो समझे। थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape. उसका शेप जो होता है एटम का स्फेरिकल होता है, एक बॉल की तरह होता है, जिसकी रेडियस जो है 10 to the power -10 मीटर है। 10 to the power नैनोमीटर से भी छोटा, एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम। 10 to the power -10 को एक एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है। तो उतना साइज है। अब इमेजिन नहीं कर सकोगे, अब मत करना, क्योंकि एक मिलीमीटर जो होता है 10 to the power -3 मीटर होता है। यहाँ पे -7 पावर और भी ज़्यादा है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना छोटा है। तो इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर embedded into it in such a manner to give the most stable electrostatic arrangement. Many different names to this model are given, जैसे कि plum pudding, raisin pudding या watermelon model. Thomson model of atom can be visualized as pudding or watermelon as positive charge, and plum and seeding जो है, seeds जो है उसको electron embedded into it. An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed uniformly distributed over the atom. Although this model was able to explain the overall neutrality feature of the atom, but was not consistent with the later results. कह रहे कि उन्होंने ऐसा एक मॉडल, पहले ये वाला मैं समझा दूं, इसको कहते हैं क्या, वाटरमेलन मॉडल। इसमें क्या किया गया, उन्होंने कहा कि ये जो वाटरमेलन आप देख रहे हो, ये तरबूज जो आप देख रहे हो, तरबूज को एक बॉल मान लो, गोला सा तरबूज आपने लिया, उसी को एटम मान लो। पूरा तरबूज को आप पॉजिटिव कर दो, क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। और उसमें जितने सारे सीड्स हैं, अब मान लीजिए आपने कहा कि चलिए तरबूज का जो चार्ज है पॉजिटिव वो +100 है। उन्होंने कहा कि जो सीड्स आप देख रहे हो ना तरबूज में, वो 100 सीड्स होंगे उसके भीतर, और वो 100 सीड्स 100 माइनस चार्जेस देंगे, और दोनों मिलाकर अल्टीमेटली -100 + 100 क्या दे देगा आंसर, 0। और इस तरह से ये वाटरमेलन आपका न्यूट्रल है, स्फेरिकल बॉल जो है न्यूट्रल है। उन्होंने दूसरे ढंग से, उन्होंने ये वाटरमेलन लिख गया, उन्हें प्लम पुडिंग लिख गया था।
अब प्लम पुडिंग क्या होता है बता दो। आप कह रहे मतलब कि खीर बनाते हो ना, तो खीर में क्या आप डालते हो, किशमिश डालते हो, तो उसको हम लोग कहेंगे प्लम रेजिन। किशमिश डाल, रेजिन मैंने किशमिश होता है। तो आप जैसे खीर बनाया, खीर के जो आप समझिए थोड़ा गीला करके बनाइए, जैसे रबड़ी जैसा लगता है, दाना जो चावल का नहीं महसूस हो रहा है आपको, तो उस खीर, पूरे खीर को आप पॉजिटिव चार्ज पकड़ लीजिए। जो वाइट आप खीर का पोर्शन देख रहे हो उसको पॉजिटिव चार्ज पकड़, और जो रेजिन्स देख रहे हैं यानी जो आप उसमें किशमिश देख रहे हो उसको आप नेगेटिव चार्ज कर दो। तो ये हो गया रेजिन पुडिंग मॉडल। उसी को थोड़ा वेस्टर्नाइज कर देते हैं, तो खीर वाला जो है उसको पुडिंग कहते हैं खीर को, और वो जो किशमिश लिया गया था उसके बदले में आप प्लम्स ले लीजिए, प्लम्स होते हैं, तो प्लम्स ले लिए गए, तो प्लम्स डाल दिए गए तो वो किशमिश का काम करने लगा, तो प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। उन्होंने कहा कि देखिए इसी के चलते वो न्यूट्रल है, क्योंकि जितने आपको चार्ज आपको पूरे पुडिंग में मिल रहा है उतने ही नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज आपके उसके प्लम में, जो कि मैंने आपके वाटरमेलन। तो ये था, उन्होंने एटम का मॉडल एक्चुअली बताया क्या, कि पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज है। ये है पुडिंग वाला पोर्शन, ऑरेंज कलर देख रहे हैं पुडिंग वाला पोर्शन, और ये जो माइनस माइनस देख रहे हो ये सीड पकड़ लो, किशमिश पकड़ लो या प्लम पकड़ लो, ये नेगेटिव चार्ज है। जितने टोटल आपके पॉजिटिव चार्ज हैं पुडिंग में उतने ही नेगेटिव चार्ज की आपके रेजिन या प्लम है, और इस तरह से टोटल जो पुडिंग का जो प्रिपरेशन है वो न्यूट्रल है। लेकिन इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते एक तो बात हो गई कि बात चलो भाई आप समझा दिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट देखा गया तो एक्सपेरिमेंट से नहीं उनका बात सही बैठा। क्यों मैं बता रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ तो एक जनरेशन चला। जैसे ये थे कौन, थॉमसन, इनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने कहा मेरे सर ने ऐसा किया है तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊँ। सर ने कहा है ये बात, अब वो सर की बातों को प्रूफ करने गए, प्रूफ करके एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया तो सर की बातें गलत सिद्ध हो गई। अब ये हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। ये रदरफोर्ड का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको कि उन्होंने खुद भी किया और उसके साथ में सहयोग किया था। मेन एक्चुअली स्टूडेंट से ही करवाए थे उन्होंने। नाम है हैंस ग्रीगर एंड अर्नेस्ट मार्टसन। तो नाम तो इनका नहीं हुआ क्योंकि टीचर ये थे, टीचर के मैंने ये स्टूडेंट है ये किसके, थॉमसन के। अब ये टीचर बन गए तो ये सोचे कि हम सर का जो है एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको करने गए। तो अपने स्टूडेंट से कहे देखो हम करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स कौन थे, हैंस ग्रीगर एंड अर्नेस्ट मार्टसन। तो सर हम करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, बॉम्बार्डिंग किया एक थिन गोल्ड फॉइल को विद अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में मैं बता दिया कि पॉजिटिव हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल स्कैटरिंग में। ये बहुत फेमस है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया, मैंने स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स भेजा गया। अब देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल एमिटर लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव सोर्स होता है। अब यूरेनियम लिखा हुआ, ये ऐसे खुला में नहीं रहता है, लेड के इसमें कंटेनर में रहता है, एक छोटा सा होल रहेगा जहाँ से निकलेगा ये रेडिएशन निकलेगा। यूरेनियम, पोलोनियम कुछ भी ले सकते हैं जो रेडिएशन निकाल सकते हैं। तो उससे वो लोग अल्फा पार्टिकल निकाले और स्ट्राइक किए। कहाँ पर आके स्ट्राइक किया, ये गोल्ड प्लेट है, बहुत थिन गोल्ड उन्होंने प्लेट लिया, फॉइल लिया, ठीक है, गोल्ड मेटल का। थिकनेस उसकी जो थी 100 नैनोमीटर्स की थी, 10 टू द पावर -7 पकड़ लीजिए मीटर, बहुत पतला। मिलीमीटर का अभी भी और कह सकते हैं 10 टू द पावर 4 टाइम्स लेसर पतला। तो उतना पतला लिया गया ताकि इसको हिट करके पास कर सके यहाँ से कौन, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज हीलियम, मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम है क्या, अल्फा पार्टिकल। तो उन्होंने सोचा था कि सर ने कहा कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव फैला हुआ है पूरे प्लेट पर, क्योंकि उन्होंने कहा था पुडिंग जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने सोचा कि जब हम लोग रे ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे स्ट्राइक करवाएंगे थोड़ा हाई एनर्जी वाला, तो वो तो पास करेगा गोल्ड फॉइल से। लेकिन क्या होगा, उसके ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे सब मिलकर, और
तब इसका स्पीड जो है ना स्लो डाउन कर जाएगा और ये आगे बढ़ जाएंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएगा स्पीड और ये लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ तो नहीं होना चाहिए ज़्यादा कुछ, ठीक है ना। इधर घूमेगा तो ये वाला इधर रिपेल कर देगा, तो यानी कि ये लोग सब इसको रोकने की कोशिश करेंगे। रोकने के चलते हो सकता है कि ज़्यादा रेस ना निकले या रुक जाए या स्लो हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन हुआ एकदम अलग चीज़, मैंने कहा मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग हुआ। क्या हुआ, उन्होंने देखा कि सारा का सारा चीज़ तो ठीक है, उनके हिसाब से तो निकला है ऐसे, लेकिन हाई स्पीड में निकला। हाई स्पीड में कहने मतलब कि रिटार्ड नहीं हुआ। और फिर उन्होंने देखा कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे थोड़े से डिविएट भी किए, डिविएट कर गए। और सबसे बड़ा आश्चर्य का था, कुछ तो ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज वापस चले आए। अब इनको समझ में नहीं आ रही कि इतने हाई स्पीड वाले पार्टिकल्स जा रहे हैं, शीट में पूरा शीट जो है पॉजिटिव चार्ज का है, उसने क्यों कुछ को एकदम पीछे फेंक दिया, किसी को कुछ को रोका ही नहीं, और कुछ बहुत कम मतलब कुछ बहुत कम को उसने डिफ्लेक्ट किया या पीछे फेंका, बाकी सबको रोका ही नहीं, रिटार्डेशन ही नहीं हुआ। अब ये उनके जो स्टूडेंट्स थे और ये बैठ के इस बात पर आलोचना कर रहे हैं कि सर जो थॉमसन ने जो बताया था उसके हिसाब से तो रिटार्डेशन होनी चाहिए, तो रिटार्डेशन हुई यानी कि कोई नहीं है वहाँ पे, खाली जगह था, पूरा खाली मैदान, जाओ गोल करो, ऐसा हालत था। कहीं कहीं कोई एक था जहाँ पर कि ये लोग गए हैं तो उनको रोका गया है, तो ये लोग वापस आए या डिफ्लेक्ट हुए, बाकी सब जगह तो ये लोग धन निकल गए। ये कैसे हुआ? तब इससे इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला जिसको हम पढ़ के आपको समझाएंगे। Rutherford and his students bombarded very thin gold foil with alpha particles. Rutherford's famous particle scattering experiment कहते हैं इसको। stream of high energy alpha particles from radioactive source strike करवाया गया, किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर, मेटल प्लेट का, जो कि आपका 100 नैनोमीटर्स का उसका थिकनेस था। इसमें देखा गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो था वो लोग सीधा अनडिफ्लेक्टेड निकल गए। वो जो मैं कह रहा था, कोई नहीं रुकावट आई, खुला मैदान, खाली मैदान मिला, चलो निकल जाओ, गोल मारो जितना स्पीड मारना है। अ स्मॉल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल फ्रैक्शन याद रखना सब ने। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल्स। ये जो एंगल्स है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, स्मॉल एंगल्स में लोग डिफ्लेक्ट हुए। और वेरी फ्यू, उससे भी बहुत कम, वेरी फ्यू, कितना? 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक। एक दो देखे 20,000 पार्टिकल्स के बीच में एक हो सकता है कि नियरली 80 डिग्रीज आपको बाउंस बैक करके वापस आ गया। 80 डिग्रीज हो गया ना, इधर जा रहा था 80 हो गया, ऐसे 180। अच्छा, इसको देखने के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, थॉमसन सर गलत थे, हम लोग कुछ और देख रहे हैं, हम लोग कुछ और बताएंगे। चलिए बताते हैं क्या उन्होंने कहा। On the basis of the observation, Rutherford drew the following conclusions regarding the structure of atom. Most of the space in the atom is empty as most of the alpha particles pass through the foil undeflected. तो उनका ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का होता है, खाली होता है, तभी तो अल्फा पार्टिकल गया, कोई रोकने वाला नहीं था, सीधा निकल गए अल्फा पार्टिकल्स। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज व्हाट? एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, इसी से अल्फा पार्टिकल्स निकल गए। फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, और थोड़ा सा ही जगह पे कुछ लोग थे लड़ने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, वहाँ पहुँचने पर अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। The deflection must be due to enormous repulsive force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom, as Thomson had presumed. अब ये डिफ्लेक्शन कब होगा? ये लोग कहते हैं रिटार्डेशन होगा, थोड़ा थोड़ा रुकेगा, क्योंकि हाई स्पीड था, इसके पास चार्ज ज़्यादा है, हीलियम है ना, तो ये मास भी है, चार्ज भी ज़्यादा है, तो रोकेंगे थोड़ा सा, लेकिन उसको डिफ्लेक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, देखा गया कि कहीं ये लोग जहाँ लड़ने के लिए तैयार है, वो लोग बहुत संगठित फॉर्म में एक जगह इकट्ठा होके हैं। जब वहाँ पे जब जा रहा है अल्फा पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, रिटार्ड नहीं हो रहा है, पास नहीं कर पा रहा है, वहाँ से डिफ्लेक्शन होती है। इतना डिफ्लेक्शन कभी कभी तो 180 डिग्रीज के पाथ पर जाना पड़ रहा है।
तो ये लोग कहे नहीं, पूरे इलाके में लोग नहीं हैं लड़ने के लिए, कुछ लोग हैं जो लोग बाधा पहुंचा रहे हैं, और वो बहुत ही सीमित इलाके में है, बहुत छोटे से इलाके में। लेकिन थॉमसन ने क्या कहा था, नहीं ये लोग कौन पॉजिटिव चार्ज लोग कहाँ हैं, पूरे बिखरे हुए हैं पूरे एटम में। नहीं, यहाँ पे उन्होंने कहा एटम में कुछ छोटा सा एक पार्ट है जहाँ पर कि ये सारे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, वहाँ पर जब जा रहा है अल्फा पार्टिकल तो डिफ्लेक्टेड हो रहा है, या बहुत नज़दीक चला जा रहा है तो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है पूरा, या उसके बगल से जा रहा है तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उससे दूर रह रहा है तो कुछ उसको नहीं कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं होने वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत कम स्पेस में ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है जो बाधा पहुंचाएंगे। तो इस तरह से थॉमसन का बात गलत हो गया। Calculations by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom। तो अब देखा गया कि अब पता चल गया कि एक छोटा सा इलाका, छोटा सा हिस्सा ऑफ द एटम में ही सारे पॉजिटिव चार्ज बैठे रहते हैं, उसको कहा गया न्यूक्लियस। इस सेंटर में होता है एक, मान लीजिए ये मैं अगर बनाता हूँ आपका ये एटम का एक सर्कुलर फॉर्म, तो इसका न्यूक्लियस जो है ये जो पोर्शन है न्यूक्लियस है। अब जब हम अगर स्ट्राइक कर रहे हैं इस एटम को किससे, अल्फा पार्टिकल से, तो यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होगा ही नहीं। जब वो इसके आसपास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए तो एकदम 185 वापस जाएगा। तो यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे है, तो बाकी सब तो एम्प्टी स्पेस है। अब उन्होंने कहा कि देखिए एटम का तो साइज हमने बता दिया आपको कितना, 10⁻⁻10 मीटर। कहा कि इसका जो साइज है ना, इसका हम समझ में आ रहा है, हम रेडियस के रूप से बता रहे हैं, इसका जो साइज देखा गया वो है 10⁻⁻15 मीटर। माने कितना, 5 zeros और बढ़ गया माइनस में। यानी कि एज्यूम कीजिए आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, ये क्रिकेट बॉल है, ये अगर एक न्यूक्लियस मान लेते हो ना इसको, तो आप जानते हो कितने रेडियस में आपका ये एटम बनेगा। तो यहाँ से अब रेडियस लीजिए 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर में कह रहा हूँ, मीटर में नहीं कह रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर नहीं कह रहा हूँ मैं, 5 मिलीमीटर नहीं कह रहा हूँ, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस लीजिए रेडियस। अब उसको सर्कल बनाइए, तो जितना इलाका वो कवर करेगा उतना हो गया एटम का साइज इन सर्कुलर फॉर्म, नॉट स्फेरिकल फॉर्म। स्फेरिकल भी पकड़ सकते हैं, पूरा आप ऐसे पकड़ लो, 3D में पकड़ लो। तो ये अगर एक फिस्ट है, ये इसको आप पकड़ लेते हैं, क्रिकेट बॉल है, तो क्रिकेट बॉल की साइज का अगर न्यूक्लियस है तो उतना बड़ा आपका स्फेयर बनेगा जो 5 किलोमीटर रेडियस वाला होगा, जो कि आपका एटम बनेगा। तो इस तरह से आपको एज्यूम करना कितना छोटे जगह पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या एक्यूमुलेटेड है। तो पूरा का पूरा इलाका तो लग रहा है खाली है, तो वहाँ से कुछ भी पॉजिटिव चार्ज गया तो उसको रिपल्शन नहीं मिला। यही बात थी कि हम लोग देखिए एटम का साइज ऑलमोस्ट आपका 10⁻⁻10 है और न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 है। अब हुआ क्या था, ये देखने से पता चलेगा। थॉमसन ने कहा था ये होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज बिखरे हुए हैं, और जब जाएंगे ये कौन आपके अल्फा पार्टिकल्स तो धीरे स्लो हो जाएंगे, स्लो होते जाएंगे बस, क्योंकि लोग रोकेंगे, अरे भाई मत जा मत जा, हम तुमको रिपेल कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा रिपेल कर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ था कि एक छोटा सा इलाका, यहीं पे सब पॉजिटिव चार्ज थे, यहीं पे पॉजिटिव चार्ज थे, बाकी सब इलाके से जैसे ही रेज गए कुछ नहीं फर्क पड़ा। यहाँ पे आने के, इसको बगल में आने पर एक डिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, एक उसको जाके एकदम उसके संग में हो तो उससे पार नहीं कर पाया वो डिफ्लेक्टेड हो गया इस तरह बैकवर्ड। इस तरह से हम लोग देखते, ये था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, और ये था आपका क्या थॉमसन का अजम्पशन अबाउट एटम। ये दोनों चीज़ समझने के बाद में क्लियर हो गया कि एटम एक एम्प्टी स्पेस का चीज़ है, पूरा स्पेस एम्प्टी है, बीच में एक न्यूक्लियस है जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं। अब एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स ने, रदरफोर्ड का ही नाम हुआ। अब उससे उन्होंने कुछ कंक्लूड किया, पॉइंट्स बताया जो कि नया था अब दुनिया के लिए। उसको मैं रीड कर रहा हूँ, मैं समझा तो दिया हूँ, पढ़ दे रहा हूँ। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास भी खाली पड़ा हुआ पूरा एटम, खाली मास भी जो है वो कहाँ पे है, वॉज डेंसली कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वॉज कॉल्ड, अब इसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। इसमें क्या है,
मास और चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दोनों एक्यूमुलेटेड कॉन्सेंट्रेटेड है एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में, और उस स्मॉल रीजन का नाम है आपका क्या, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द, अब वो तो हो गया, प्रोटॉन्स की बात हो गई। अब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे घूमते होंगे, तब पकड़ लिया गया, तो मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, विथ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये घूम रहा है तो घूमने के चलते क्या, एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब दोनों एक दूसरे को टान रहे हैं, तो ये तो निकल जाना चाहिए था। जैसे आप ऐसे घुमाते हो कोई पत्थर, अब छोड़ो क्या हो, दूर चला जाता है। तो आपका ये जो पुल है, एक तो पुल उधर था जो लग रहा है आपके हाथ में ये पत्थर टान रहा है आपको, और एक आप टान रहे थे, दोनों बैलेंस होके जो पत्थर ऐसे से रिंग जैसे घूम रहा है, ठीक है। जैसे ही आप छोड़ देते हो क्या होता है, पत्थर भाग जाता है दूर, फ्लाई अवे कर जाता है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, वो एग्जर्ट कर रहा है कहाँ फोर्स, प्रोटॉन्स पर, या कह सकते हैं आप न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की तरफ जो है वो टान रहा है इनको, इलेक्ट्रॉन्स को। दोनों अब क्या हो रहा है कि बैलेंस करके, क्योंकि ये घूम रहा है, जैसे ही अगर किसी इसका फोर्स खत्म हो जाए तो भाग जाएगा, या अगर ये कमजोर होता है तो टान लेता है इसको, ऐसे समझिए। तो कहने में तो वो तो होता नहीं है, घूमता रहता है। तो दोनों बैलेंस्ड है किससे द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चार्जेस हैं उनमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा उनमें। अब लेकिन इसमें भी रदरफोर्ड ने इतना तो कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें कमी थी उसके डिस्क्रिप्शन में, और उसको कहेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या था वो, सिमिलरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड न्यूक्लियर। वो क्या है कि जैसे सोलर सिस्टम है, सन बीच में है, प्लैनेट घूम रहे हैं ना, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल की बात है, लेकिन वही सेंट्रीपेटल फोर्स वहाँ पर भी है, एक बाहर चले जाता है लेकिन बैलेंस होके है, इसलिए वो लोग अटके हुए हैं। अर्थ निकलना चाह रहा है लेकिन सन घूम रहा है, निकल जाएगा, लेकिन पुल करके कौन रखा है, सन, तो वहाँ पर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर मॉडल एंड सोलर सिस्टम को उन्होंने सिमिलर माना, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की वैसे ही घूमते हैं डिफाइंड ऑर्बिट्स में, जैसे कि प्लैनेट्स घूमते हैं सन के चारों तरफ। अब यहाँ तक तो उनका बात सही हो गया, चलो भाई सब कोई मान लिया, हाँ भाई प्लैनेट्स तो आराम से घूमते हैं, तो ये क्यों नहीं घूम सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैक्सवेल साहब आ गए, अब उन्होंने नया एक थ्योरी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उन्होंने तैयार किया। उसमें उन्होंने कहा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो रेडिएशन करेगा, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा। जब रेडिएशन करेगा तो यानी कि एनर्जी छोड़ेगा, वो एनर्जी छोड़ेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो अब तो एनर्जी जब कमजोर हो जाएगा वो टनाएगा, तो न्यूक्लियस उसको तो पर हावी हो जाएगा, तो न्यूक्लियस को खा जाएगा, तो टान लेगा अपनी तरफ, श्रिंक करवाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली देखिए, ये तो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो फिर तर्क हुआ कि एक्सीलरेट कहाँ कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं, आपके लिए जो स्पीड है हमारे लिए वो वेलोसिटी हो जाता है इन सर्कुलर मूवमेंट। बता रहा जैसे कि एक सर्किल है और ये बॉल जो है घूम रहा है कि स्पीड से, फिक्स स्पीड से, मान लीजिए 5 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से, तो हम कहेंगे ये स्पीड है भी क्या है, फिक्स स्पीड है, यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। अब वेक्टर तो जो नहीं जानते थे वो कहेंगे स्पीड है इसका, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से पकड़ा गया इसको, तो ये क्या हो रहा है कि इधर जा रहा था, यहाँ पे जब आया था वो इधर चला गया, तो यहाँ पे आया तो उसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ये बॉल। तो स्पीड तो उसकी 5 मीटर्स पर सेकेंड है हर पॉइंट पे, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जबकि कुछ भी नहीं चेंज होना चाहिए। अगर वेलोसिटी फिक्स्ड है तो उसकी कुछ भी नहीं चेंज होनी चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें हम कहेंगे एक्सेलरेशन हो रहा है। अब एक्सेलरेशन का ये रिडक्शन वो बात नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही, एक्सेलरेशन तो हो रही है। एक्सेलरेशन जब होगी तो वो क्या कह रहे हैं कि उनका थ्योरी कह रहा है कि जब भी एक्सेलरेट करेगा कोई चार्ज पार्टिकल तो वो रेडिएट करेगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि एनर्जी वेव
रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। अब जैसे छोड़ेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, तो वो जो एनर्जी से घूम रहा था उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, और पुल करेगा कौन, न्यूक्लियस, तो श्रिंक करेगा। और टाइम कितना लगेगा उनके हिसाब से, तो देखा गया 10⁻⁻8 सेकेंड में वो श्रिंक कर जाएगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो था रदरफोर्ड का वो फेल करता हुआ दिखा। तो उन्होंने कहा लेकिन तो प्लैनेट्स तो श्रिंक नहीं करते। तो कहा गया कि देखिए प्लैनेट्स में तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर रहा था, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था। तो इसलिए वहाँ पे वो तो चार्ज पार्टिकल ना होने के चलते उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेडिएशन नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे जब आपका एक्सेलरेशन होगा तो रेडिएशन होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? इस तरह से हमने देखा कि इनका ये पॉइंट नहीं बैठा। अब एक और सीरियस जो ड्रॉबैक था, सेकंड पॉइंट रदरफोर्ड के मॉडल में, वो ये था कि वो नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चारों तरफ। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं चारों तरफ। कहाँ? चारों तरफ घूम रहे किसके? न्यूक्लियस के, पूरे एटम में। लेकिन कैसे उनकी प्लेसमेंट है? ऑर्बिट्स तो बता दिए, एक ऑर्बिट में 25 तो घूम रहे हैं, एक घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, अरेंजमेंट क्या है, उसके बारे में उनके पास कुछ नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्हें बताया ही नहीं कुछ। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि अभी तक हम तो इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन के बारे में जान ही नहीं पाए रदरफोर्ड के द्वारा। अब देखिए ये एक्चुअली एटम के भीतर तो हम घुस नहीं सकते। ये साइंटिस्ट लोग हैं, आविष्कार करते रहेंगे, नई नई बातें बताते रहेंगे और हम लोग मानते रहेंगे। तो क्या अंत क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन जारी रखेंगे इस चैप्टर में। अब आएंगे बोहर्स मॉडल कहेंगे, अब बोहर मॉडल कहते हैं लोग, BOHR है, तो कितने लोग उसको बोहर कहते हैं, ऐसे BOHR है, तो उसको H साइलेंट करते हैं बोहर मॉडल कहलाएगा, और H को आप साइलेंट लगा तो बोहर मॉडल कहलाएगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं, कैसे वो लोग हमारे राउंड द न्यूक्लियस काम करते हैं, वो भी हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा हम उसको विराम देते हैं, डिस्कशन को हम दूसरे तरफ चलते हैं। क्या है ये कि हम लोग अब समझेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। चूँकि हम लोग प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान गए हैं, उसके सहारे हम लोग ये सब पॉइंट्स सीखें। पहला नंबर है कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव चार्ज जो भी आता है आपके एटम का, वो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है उन्हीं के चलते आता है। और चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज जो होता है प्रोटॉन का वो एकदम -1 है, इसका इलेक्ट्रॉन का उसका +1 हो जाता है, इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। उस जितने प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में मिलेंगे उसी को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे। और अगर एटम न्यूट्रल एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। तो Z हम केवल न्यूट्रल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जानबूझ, एटम तो न्यूट्रल ही होता है, जानबूझ कर मैं न्यूट्रल यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जब एटॉमिक फॉर्म में है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कहला सकते हैं क्या? आपके एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से सिग्निफाई करते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज टर्म्ड एज मास नंबर या A। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो कौन कौन से? तो प्रोटॉन तो है ही, साथ ही साथ कैडविक ने कहा कि न्यूट्रॉन्स भी जो चार्जलेस है, न्यूट्रल है, वो भी तो प्रेजेंट है। तो इन दोनों को मिला के चूंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स कहा गया। तो न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन आ गए? प्रोटॉन्स आ गए और न्यूट्रॉन्स आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द किसमें? न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर। अब मास नंबर तब बना कैसे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि आपका क्या है? एटॉमिक नंबर Z प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैंने जो कहा। अब देखिए सिंबल लिखने का तरीका होता है, किसी भी एलिमेंट का आप बताना चाहते हो, आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें सिंबल लिए होंगे। X मान लेते हैं कि ये केमिकल सिंबल यहाँ पर रखोगे किसका? किसी भी एलिमेंट का। ऊपर में A लिखोगे, A लिखना माना हो गया मास नंबर, जिसमें कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऐड किया हुआ नंबर होगा। और नीचे में आप लिखोगे एटॉमिक नंबर, जिसमें कि नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन्स लिखे रहेंगे।
उस एलिमेंट के। जैसे ये देखिए, मैं इसको बाद में बताता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, सोडियम जो है इसका यहाँ पे 2311 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है। इससे हमको पता क्या चलता है, हमको पता चलता है कि इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 नंबर से, और यहाँ पे 23 देख के क्या पता चल रहा है, तो 23 से आप जब माइनस करोगे आप 11 तो आपको 22 आएगा। ठीक है, ठीक लिख रहा हूँ ना, देखिए 12 आएगा। ठीक है, ये 12 आएगा। तो ये 12 आएगा। 12 क्या है आपका, ये 12 न्यूट्रॉन्स है। ये आपका क्या आया, 12 नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो इससे हमको क्या पता चला, यहाँ पे न्यूक्लियस में जो है यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स आपके हैं इज इक्वल टू 11, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इज इक्वल टू 12। दोनों ऐड कीजिएगा 23 आ गए। 23 क्या कहलाएगा तब, दोनों को ऐड करने के बाद में मास नंबर। अब देखिए, चूंकि न्यूट्रल ये एटम लिया गया है किसका, सोडियम का, तो इसमें आप गिनिएगा तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है वो भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। तो इसको भी हम कह सकते हैं जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 देखिए एटॉमिक नंबर इसका 11 है। ठीक है, बस एटॉमिक वेट यहाँ पे देखिए 22.9 लिखा, तो अप्रोक्सीमेशन दिया था 23 हो गया। ये मैं बताया था कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पूरा पूरी तो एग्जैक्ट 1 नहीं है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग समझ गए। अब देखिए एक और फिगर आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, आप ए तो समझ गए हो, अब जेड भी समझ गए हो। अब देखिए यहाँ पे एक क्यू लिखा हुआ है जो मैं एक्स्ट्रा दिया हूँ आपको। तो मास नंबर तो ए है जिसमें कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये एटॉमिक नंबर है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इससे डेफिनेशन ऑफ द आपको एलिमेंट पता चल गया। अब देखिए एक्स्ट्रा, ये जो एलिमेंट का सिंबल है ये बताता है क्यू माने चार्ज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके निकल गए, पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो ये बताएगा क्यू। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो ये एक्चुअली पार्शली करेक्ट है, पार्शली रॉन्ग है। क्यों, एक्स जब लिखें तो हम ये नंबर्स नहीं लिख सकते, हम ए जेड क्यू ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन हम समझाने के लिए देखिए 2311, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये कुछ होगा, क्या सोडियम है, तो 2311। और यहाँ पे क्यू के बदले में +1 है, तो +1 यानी कि चार्ज यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया है और ये बन गया है Na+ आयन। अब जो है इसका नहीं कह सकते हैं कि इसका क्या, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन बराबर है, नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके प्रोटॉन आपके 11 है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके हो गए 10, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखिए चूंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज में, तो आंसर आपको क्या आएगा, यहाँ पे +1 आ गया, +1, यही आंसर है, वो +1 यहाँ पे। तो ये है चार्ज आयन। चार्ज आयन में आप Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों नहीं कह सकते हैं, केवल आप न्यूट्रल एटम में ही कह सकते हैं। बात देखिए, ये एक्चुअली अभी हम लोग पढ़ेंगे, उस केवल न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ के देखेंगे, वो दूसरी बात है। चार्ज न्यूक्लियस होगा, उसको न्यूक्लिड्स कहते हैं, तो वो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन से पढ़ेंगे। ये मैं चार्ज के बारे में बता रहा हूँ, अगर चार्ज है, आयन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या एक नहीं होगी। जो चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें लॉस हो चुका है, पॉजिटिव में अगर है। नेगेटिव में है तो क्या होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। जैसे NaCl ले लीजिए, Na में प्लस हम लिखते हैं 1, Cl में -1, माने वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है आपका। तो इस तरह से आपका, लेकिन याद रखिएगा A एंड Z नहीं बदलने वाला। A आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से ही बनता है, और Z जो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही बनता है, वो चेंज नहीं होगा। ये मैं समझाने के लिए एक्स्ट्रा आपको बताया। अब कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं और समझते हैं कि इनको कितना हम परख पा रहे हैं। देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है 1 1, तो यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ, A इज इक्वल टू 1 और Z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये क्या होगा,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होगा। आप कहोगे क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो 0 होगा यहाँ पे न्यूट्रॉन्स, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। हीलियम का देखें तो A कितना है यहाँ पे, A 4 है, और Z कितना है 2, तो 2 मतलब कितना हो गया 2 प्रोटॉन्स, और तो यहाँ पे क्या हो गया 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 माइनस कर दीजिए तो 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये देखें यहाँ पे A कितना है 16 और Z कितना है 8, यानी कि 8 प्रोटॉन्स उसके पास में है, और 16 से 8 माइनस कीजिए तो फिर 8 आ जाता है, तो कहेंगे 8 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स। उसी प्रकार अगर पोटेशियम का देखते हैं फिगर, तो इसमें क्या है A इज इक्वल टू 39 लिखा हुआ है और Z इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 19। 19 का मतलब क्या हुआ 19 प्रोटॉन्स उसके पास में। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन सब समय ये देखिए यहाँ पे तो 0 प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया था, यहाँ पे बराबर बराबर चल रहे थे प्रोटॉन के। यहाँ पे देखिए माइनस किए तो 20 हो जाएगा ना, तो 19 प्रोटॉन्स प्लस 20 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स का अगर आपको A एंड Z दिए रहे तो आप नंबर ऑफ उसके न्यूट्रॉन्स भी बोल सकते हो, उसके प्रोटॉन्स भी बोल सकते हो। अब मैं तो एग्जाम्पल में कुछ दिया हूँ, ठीक है, क्या इतना ही सीखना है? नहीं, कितना सीखना है वो भी बता देता हूँ लगभग। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स के आपको A एंड Z पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तब्दीली किया गया। चार्ट आप देख रहे हैं, ये एक कह सकते हैं कि स्ट्रिंग चार्ट या मिनिमाइज चार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसमें केवल 20 एलिमेंट्स का यहाँ पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिया हुआ नाम। ये क्लास 10 में भी आपको याद करने के लिए कहा गया था। और देखिए जो A लिखा हुआ है ये A है, Z ऊपर में लिख दिया गया, तो आप तो लिखते हो ऐसे ना X, Z इधर लिखते हो, A इधर लिखते हो, लेकिन यहाँ पे जो है A नीचे लिखा हुआ है, Z, तो आप उसको जिम कर लीजिएगा ठीक से। अब देखिए मैं 2 पॉइंट्स इसमें जो बताने वाला हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और हीलियम तो कर दिया हूँ। लिथियम का देखिए 3 एंड क्या 7 है, तो उसको कैसे लिथियम लिखिएगा, Li लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा 7 7 यहाँ पे, और 3 कहाँ लिखे यहाँ पे। बेरिलियम के लिए क्या लिखिएगा 9 4, बोरॉन के लिए 11 5 एंड सो, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, आप अपने कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड एक आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताने वाला हूँ मैं कि देखिए फर्स्ट 2 छोड़ दीजिए, इसका तो आप जानते हो, इसका तो न्यूट्रॉन 0 है, उसका ही पहले छोड़ दीजिए। हाँ, बाकी जितने सारे हैं, मैं एक राउंड कर दूँ पहले। एक ट्रिक है, आपको कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन से बराबर होंगे या प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे, वो पता लगाने के लिए 20 नंबर तक का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जो आपका देखिएगा ये ऑड हो, इवन नहीं, ऑड अगर दिखेगा नंबर्स, तो देखिएगा कि 7 - 3 की जगह 4 हो गया, तो 4 आपके न्यूट्रॉन से, मैंने 1 न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा। यहाँ पे 11 - 5 कीजिए, कितना हुआ 6 हुआ, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है। केवल आप इसमें 7 14 में, जो मैं नहीं लिखा जानबूझकर, तो वो 7 14 छोड़कर बाकी कहीं भी देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे 9 लेते तो ये तो 9 देखिए, मतलब 9 है तो 10 ये हो गया तो 19। उसी तरह 11 है तो 12 ऐड कीजिए 23, यहाँ पे 13 है तो 14 ऐड कीजिए 27, यहाँ 15 है तो 16 ऐड कीजिए तो 31, यहाँ पे 17 है तो 18 ऐड कीजिए तो 35, यहाँ पे 19 है तो 20 ऐड कीजिए तो 39। तो इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये A Z नहीं खोज पाते, तो ये तो आप Z तो ईजिली खोज लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 20 तक आ गया। अब A क्या लिखे, मैंने उसमें न्यूट्रॉन जोड़ना पड़ेगा ना, तो इवन नंबर हो तो डबल कर दीजिए उसका, ऑड नंबर है तो डबल करके एक ऐड कर दीजिए, 6 लिख के फिर एक ऐड कर दीजिए, 5 10 लिख कर एक ऐड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे 4 का 9, ये भी एक एजम्पशन है आपका इवन नंबर में, जो कि आपको अलग रखना है, बाकी सब आपका बैठ जाता है। देख लीजिए आप, बस 2 ही जो चीज़ है ये आपको दिमाग में रखनी है, बाकी सब आपके आ जाएंगे। ऊपर के फर्स्ट 2 छोड़कर बात कर रहा हूँ मैं, 18 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इसके द्वारा हम सिंबल ऐसे बना सकते हैं।
अब क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्या दिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द स्पीसीज आर इक्वल टू सो मच सो मच सो मच। तो पहले हम प्रोटॉन्स लिखते हैं, एक्स कर देते, पहले एक्स लिखते हैं। अच्छा, प्रोटॉन्स कितना लिखा हुआ है, प्रोटॉन 16 लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितना लिखा हुआ है, वो भी 16 लिखा हुआ है, तो 16 प्लस 16 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। अब एक चीज़ और लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स 18, और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा है। प्रोटॉन्स क्या होती है, +16, इलेक्ट्रॉन्स क्या, -18, यानी कि -2। देखिए ये यहाँ पे आ गया, चार्ज आ गया ना, जो मैं सिखा रहा था आपको। अब इससे आपको पता क्या चला, इससे तो अब चार्ट में भी खोजना पड़ेगा ना आपको। 16 किसका आपने पाया, 16 देखिए यहाँ पे आपका 16 है 16 यहाँ पे, तो ये 16 हो गया S, ठीक है। तो 16 लिख दिया। देखिए उसका 32 है क्या, हाँ 32 है, तो ये मिल गया हमको A, ठीक है। दोनों बातें हो गई। अब ये जो आप देख रहे हो -2, ये एटम नहीं है, ये क्या है, चार्ज आयन ऑफ सल्फर है, ये सिंबल हो गया। तो इसी से मैं वो चार्ज वाला भी आपको दिखाया था। तो ये कम्प्लीटली आपको अब समझ में आ गया होगा। अब एटम्स के बारे में हमने पढ़ लिए, पीरियोडिक टेबल्स भी थोड़ा सा देख लिए, साथ ही साथ सिंबल्स कैसे लिखेंगे वो भी सीख लिया हमने। अब देखेंगे एटम्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ होते हैं या कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस कैटेगरी में। पहला नंबर है आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं, और एटम्स विथ सेम मास नंबर, मास नंबर सेम है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर ए लिखते हैं या जेड लिखते हैं, पहले बताइए। ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए इज मास नंबर। वो बनता कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए हो सकता है कि अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाए तब तो एलिमेंट सेम होगा, लेकिन हो सकता है मास नंबर सेम हो जाए, प्रोटॉन्स अलग अलग हो सकता है ना ऐसा। तो वैसा ही हुआ यहाँ पे कुछ। देखिए ये 14 देख रहे हैं आप, मास नंबर है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 14 मास नंबर है। तो मास नंबर सेम हो गया है, लेकिन इसका मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक दोनों का सेम हो गया, नहीं। कैरेक्टरिस्टिक हम लोग तय करते हैं इससे, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर मतलब Z से। तो Z एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बताता है एलिमेंट कौन है, एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक या उसकी स्पेशलिटी बताता है, नॉट द मास नंबर। तो मास नंबर सेम हो गया, कोई बात नहीं है यहाँ पे आपका, लेकिन प्रोटॉन नंबर सेम नहीं होना चाहिए, तो सेम एलिमेंट बन जाएगा ये। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 14 है, यानी कि इसमें बता सकते हो कि कार्बन में प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन्स इसके हैं 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसको, 14 से आप 6 माइनस कर दो तो 8, तो 8 और 6 ये है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन का देख, नाइट्रोजन में आपके प्रोटॉन्स कितने हैं, 7, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14 आपका है, 14 माइनस 7 कर दीजिए 7। तो देखिए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों अलग अलग है, यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग है। हाँ, एडिशन करने के बाद में 14 आ गया है, इसलिए इसको मास नंबर की ओर कहेंगे, इसका सेम है। और ऐसे एटम्स को जिनके मास नंबर सेम हो जाए उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप। देखिए इसके, ये कार्बन है, कार्बन में आप देख रहे हैं 6 प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है। और ये देखोगे आप न्यूट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और चूंकि ये न्यूट्रल एटम लिया गया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, प्रोटॉन 6 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन्स उसी तरह से आप काउंट करोगे तो 7, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी 7। तो देखिए प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं। और न्यूट्रॉन्स आप देखना चाहते हो तो ये एक न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन, 0 कर देता हूँ, नहीं तो आप सब 4 दे रहे हो, 3 4 5 6 7।
और चूंकि ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में वो भी आपके कितने होंगे, प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आप समझ गए आइसोबार्स क्या होते हैं। हम लोग क्या सीखे, ये आइसोबार्स, जिसमें कि मास नंबर सेम हो जाता है, एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट है, मास नंबर सेम हो गया। अब एक नया टर्म पढ़ रहे हैं एटम्स के विषय में, वो है आइसोटोप्स। क्या आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स में याद रखिएगा एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम होगा लेकिन उसकी थोड़ी फिजिकल कैरेक्टर थोड़ी चेंज हो सकती है उस एलिमेंट की। केमिकल रिएक्शंस में वो सेम ढंग से काम करेंगे सारे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते कब है? तो हमने अभी क्या देखा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। मास नंबर जो था वहाँ पे सेम हो गया था, एटॉमिक नंबर सेम नहीं था। जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, तब वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर सेम रहे तो वो सेम एटम कहलाएगा। अब एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स बढ़ जाए, न्यूट्रॉन्स बढ़ने से तो आपका वजन बढ़ेगा एटम का, उस रिएक्शन में तो काम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास में। तो न्यूट्रॉन अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उसकी मास नंबर तो बढ़ जाएगी लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेगी। ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स आपको दिखा रहे हैं। पहला नंबर है आपका, देखिए हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप्स आप देख रहे हो, एक प्रोटियम भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन 1 को। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन है, तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी 1 लिखा हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन है ही नहीं उसमें। सेकेंड वाले में देखिए 1 और 2 लिखा हुआ है, यानी कि एक प्रोटॉन है और एक ऐड किया गया न्यूट्रॉन, तो उसका मास नंबर हो गया 2। इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, ठीक है। और ये वाला देखिए ट्राइटियम भी होता है, तो वो कितना होगा, एटॉमिक नंबर आपका कितना है, 1 है, P1 है। 3 है आपका मास नंबर, देखिए 2 आपके इसमें 3 - 1 की जगह 2 आपके न्यूट्रॉन बढ़ गए। तो यहाँ पे क्या देखें, हाइड्रोजन एक्चुअली 3 तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं जिसमें कि मास बदलता है। ये सेकेंड वाला जो इसका दुगना मास है, थर्ड वाला इसका तिगुना मास है। नॉर्मल जो हाइड्रोजन होता है जो कि आपको 99% पकड़ लीजिए जो पाया जाता है वो यही है, कौन सा, फर्स्ट वाला। लेकिन ये लोग भी कम परसेंटेज में पाए जाते हैं, हो तो 0.9%, 0.005% पाए जाए, तो कम में पाए जाते हैं लेकिन पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। अब देखिए मैं एग्जाम्पल के हिसाब से एक मैं लाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे देखिए ये है आपका हैवी वाटर, कभी सुना हो आप, नाम नहीं सुना, लेकिन आपको ऑर्डिनरी वाटर के बारे में तो आप जानते हो कैसे बनता है। ऑर्डिनरी वाटर आपका बनता है ये इस प्रोटियम या नॉर्मल हाइड्रोजन से। यहाँ पे क्या है आपका, ये 1 है और ये भी 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन का ऑर्डिनरी वाटर है। हम लोग न्यूक्लियर प्लांट्स में हैवी वाटर यूज करते हैं मॉडरेटर के हिसाब से। वो कैसे बनता है, इस हैवी हाइड्रोजन से बनता है। थोड़ा हैवी हो गया, दुगना हो गया उसका मास। देखिए यहाँ पे मास नंबर 2 हो गया, यहाँ पे 1 था। तो हैवी वाटर भी यूज होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये काम में नहीं लगता। तो ये हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से, कहीं ना कहीं हैवी वाटर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसको डी से हम डिनोट करते हैं, H2O नहीं लिखते, D2O लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, इसको हम लोग D2O लिखते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं H2O। ड्यूटेरियम है ना, तो D, और हाइड्रोजन के लिए H, H2O। तो इस तरह से इसका नाम भी हम दूसरा बदल देते हैं सिंबल में। अब देखते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन देखिए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 सबसे मैक्सिमम। ये लोग ज़्यादातर जो ऑर्डिनरी जो होते हैं ना, जो एटम्स, वो 99% तक पाए जाते हैं। बाकी जो आइसोटोप्स के जो होते हैं इससे ये 0.001, 0.05 ऐसे करके पाए जाते हैं, बहुत कम रेयर पाए जाते हैं लेकिन पाए जाते हैं नेचर में। तो यहाँ पे देखिए 12, 13, 14, इसमें ऑर्डिनरी जो कार्बन है ये है जो आपको पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है। इसमें देखिए 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, ये स्टेबल है, ठीक है। और एक है 13, बहुत कम पाया जाता है मात्रा में, तो उसमें है 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो ठीक है 6, तो कैरेक्टर नहीं चेंज हुआ, प्रोटॉन नंबर नहीं चेंज हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन एक बढ़ गया, 7 न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब तो चार्ज जानते हो, इलेक्ट्रॉन का -1 होगा, न्यूट्रॉन का 0 होगा, और न्यूक्लियस में पाया जाता है, या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पाया जाता है, प्रोटॉन का +1 होगा, न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये भी बात जानते हो।
चले जाते हैं कार्बन 14। बहुत देखिए ये बहुत ही कॉमन है कार्बन 12, लेकिन जिससे कि हम लोग पूरा जितना AMU निकालते हैं, मास निकालते हैं जितने एलिमेंट्स के, वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास ही होता है। लेकिन इसका भी अहमियत है, इसका कार्बन 14 का। कार्बन 14 एक्चुअली देखिए रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि ये रेडिएट करता है या डीके करता है। तो अगर कार्बन एजिंग करना है, यानी कि कितना वो रेडिएट किया, कितना निकाल दिया, डीके कितना किया है, तो वो पता लगाकर हम बता सकते हैं कि इस चीज़ का एज कितना है। माने कोई फॉसिल हमको मिल गया, कोई लकड़ी पुराना मिल गया पेड़ का जो दबा हुआ है ज़मीन के नीचे हजारों साल से, तो उसका हम लोग रेटिंग कर सकते हैं इसके द्वारा, इस कार्बन 14 के द्वारा। ये चूँकि रेडियो एक्टिव इन नेचर है। इसमें देखिए न्यूट्रॉन 6 का मतलब 8 हो गया, प्रोटॉन तो नहीं चेंज होंगे, न्यूट्रॉन चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन भी नहीं चेंज होगा, चेंज केवल होगा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन नॉर्मल में होता है, 7 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन हो गया। ये हो गया कार्बन 12, 13, 14। अब क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स, जिसके बारे में हम प्रीवियस बेसिक्स कॉन्सेप्ट में बात कर लिया हूँ ऑफ केमिस्ट्री में, कि दो होते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा मेजर अमाउंट में होते हैं, जैसे 35 जो है 75% ऑलमोस्ट होता है, और 37 जो है ये आपका 25% करीब होता है। तो 35 में क्या है, आपके प्रोटॉन 17 है और 18 न्यूट्रॉन्स है। और अगर 37 वाला देखते हैं तो इसमें आपके प्रोटॉन्स तो 17 रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स आपके बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए, 18 से 20 हो गए। तो ये काउंट करके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और बिट्स में भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे 17 है, यहाँ पर भी 17 है। आप प्रोटॉन्स के यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पर भी 17 है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन्स रेड कलर वाले जो है प्रोटॉन्स है। चूँकि ये क्लम में है तो आप काउंट करने में समर्थ रहोगे, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो 18 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स ग्रीन कलर वाले जो देख रहे हैं वो 20 है। इस तरह से हम लोग आइसोटोप्स के बारे में पढ़े। आइसोटोप्स क्या है? सेम एलिमेंट केमिकल रिएक्शन सेम करेंगे, केवल फिजिकल फीचर्स चेंज हो जाए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, चेंज होगा ना। हैवियर चीज़ है, जो हैवियर होगा गलेगा थोड़ा देर बाद में, रेजिस्ट करेगा गलने से। गलने मतलब सॉलिड है तो लिक्विड बनेगा, तो हीट ज़्यादा लगेगा उसमें, ऐसे मास उसका ज़्यादा है। तो इस तरह से कुछ चेंजेस तो ज़रूर आता है उसमें, लेकिन वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। लेकिन केमिकली ये आइसोटोप सेम एलिमेंट है। अब देखिए आइसोटोप्स, आइसोबार्स तो समझ में आ गया, उसका मतलब भी समझ में आ गया। आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स जब आपका मास नंबर सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, माने कि वजन सेम हो जाता है, ठीक है, कैरेक्टर सेम नहीं होता। आइसोटोप्स में केमिकल कैरेक्टर सेम रहता है। एक और भी नया टर्म है, जनरली बच्चे अवॉइड माने गो नहीं करते हैं इसको थ्रू, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको पढ़ा दूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ना कभी पूछ देता है। व्हाट आर आइसोटोन्स? तो ये क्या है? इसमें कुछ नहीं है, केवल आपका न्यूट्रॉन्स अगर सेम नंबर हो जाए एलिमेंट्स के तो उसको आइसोटोन कहें। उससे उसका ना कैरेक्टर में कोई डिफरेंस मैंने वो जो डिफरेंट कैरेक्टर थे, डिफरेंट कैरेक्टर मैंने कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन चूंकि केवल उनके न्यूट्रॉन्स सेम हो गए हैं नंबर, इसलिए उनको हम आइसोटोन्स कहेंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स नहीं सेम हो रहा है, प्रोटॉन सेम हुआ तो एलिमेंट वो क्या बन जाएगा? सेम बन जाएगा। फिर वो खाली न्यूट्रॉन्स चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं, तब तो वो आइसोटोप कहलाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है। ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन लिया गया, यहाँ पे आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया गया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन लिया गया। सब में देखिए प्रोटॉन्स को माइनस कीजिए आप, किससे माने करें मतलब एटॉमिक नंबर को माइनस कीजिए मास नंबर्स, तो क्या हो रहा है? तो 16 माइनस 8 8, तो न्यूट्रॉन नंबर 8 हो गया। 15 माइनस 7 8, ठीक है, न्यूट्रॉन 8। 14 माइनस 6 आपका 8। तो न्यूट्रॉन खाली देखना, कंपेयर करना, और कुछ इनका कोई काम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे फॉस्फोरस है, सिलिकॉन भी देख लीजिए। 30 माइनस 4 कितना हुआ? 16। 31 माइनस 15 16। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि आइसोटोन्स। अब हम लोग पढ़े क्या चीज़? 3 चीज़ पढ़े। आइसोपार्ट्स पढ़े हम लोग, आइसोटोन्स पढ़े हम लोग, आइसोटोप्स पढ़े। अब उसको अगर समराइज किया जाए तो क्या देखेंगे? आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। देखिए मास नंबर 1 2 3 हो गया, एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1,
उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है, सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट। एटॉमिक मास 40 मास नंबर भी कहते हैं उसको, तो उसको हम 40। और यहाँ पे आइसोटोन्स के बारे में क्या कहेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, इक्वल होंगे। यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, 14 - 6 करना पड़ेगा तो 8, 15 - 7 करना हो तो 8, 16 - 8 करना हो तो 8। लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर है। मास नंबर एटॉमिक नंबर में कोई यहाँ पे मेल जोल नहीं है, केवल आप न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को देख रहे हो तो आप आइसोटोन्स कह रहे। तो 3 तरह के हम चीज़ पढ़े, आइसोबार्स, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और चैप्टर को रैप अप करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन क्या है पहला देखें। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल atoms of all elements are composed of 2 fundamental particles। 2 का फंडामेंटल होता है या 3 होता है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻³ -31, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। उसके बाद है ऑल आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होते हैं थोड़े आइसोटोप्स के। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। गलत है, क्यों गलत है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये दोनों तीनों सही हो गए। तो आपके बी, सी एंड ई, बी, सी, ई आपका जिसका आंसर राइट होगा उसका होगा, ये है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो बहुत इजी है, आपके जो नॉलेज एक्वायर किया आपने उसी से आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेटियम रिस्पेक्टिवली आर। ल्यूटेटियम का मैं सिंबल लिख दे रहा हूँ LU, और 175 यहाँ पे है और 71 है। अब बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे लेता है ना, तो प्रोटॉन्स P लिख देता हूँ मैं, P इज इक्वल टू कितना होगा, 71। चलिए हो गया। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स N लिख देता हूँ, वो आपका हो जाएगा 175 - 71, 401, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो जितने आपके प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। आंसर क्या आपका आना चाहिए, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन 71, कॉमा न्यूट्रॉन्स 104, कॉमा इलेक्ट्रॉन्स 71। जो चॉइस ये होगा वो राइट है, 71, 104 एंड ये, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, इसलिए मैं झट से इसको कर दिया। आगे चलते हैं। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन। ब्रोमीन का मैं लिख दे रहा हूँ BR 80 और यहाँ पे 35। अब किया जाए तो प्रोटॉन्स पहले लिखना है, मैं सीरियली लिख देता हूँ ऐसे, प्रोटॉन्स, तो ये हो गया 35, न्यूट्रॉन्स ये हो गया 80 माइनस 35 के बदले में लिख दिया हूँ 37, 35 लिखना था, ठीक है, 35, ओके। अच्छा, न्यूट्रॉन्स 80 माइनस 35, तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 7, तो 4, 45। और इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये सिंबल देखकर हम सारा चीज़ लिख पाए, जितने इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स है। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव भी था। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बड़ा चैप्टर है, इससे कुछ सेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको इस चैप्टर को क्रिस्टल एंड क्लियर कर दें। और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे। एंड एक चीज़ और,
जश्नी जीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी।